हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेम ऑफ जर्नल एंट्रीज। देखो, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक लेवल की जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ ली थी विद प्रैक्टिस, जिसमें हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं वो समझ लिया था और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं वो समझ लिया था। अब हम एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं अपने आप को। यहां पे यानी कि इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस की या कह सकते हैं कि डिफरेंट तरीके के ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। देखो, ध्यान देना, मैंने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की बात करी है, डिफरेंट जर्नल एंट्रीज की बात नहीं करी, क्योंकि जर्नल एंट्री सेम तरीके से होगी, सेम फॉर्मेट होने वाला है, सेम डेबिट क्रेडिट रूल्स अप्लाई होंगे, सेम 5 वही स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं जो अभी तक फॉलो किए हैं। बस ट्रांजैक्शंस कुछ अलग तरीके के हैं, कुछ स्पेशल तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, इसलिए उनको समझना जरूरी है। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कौन कौन से ट्रांजैक्शंस यहां पे समझने वाले हैं। स्पेशल ट्रांजैक्शंस एंड देयर जर्नल एंट्रीज, बट नॉट टू वरी, लॉजिक विल ऑलवेज रिमेन द सेम फॉर जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है वो है डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें डिस्काउंट्स या रिबेट्स कुछ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमने वैसे डिटेल में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्काउंट क्या होता है या रिबेट क्या होता है वो अच्छे से समझा था, लेकिन इस वीडियो में हम क्विकली उनको रिवाइज करते हैं। डिस्काउंट, पहले तरीके का डिस्काउंट, देखो टोटल 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? मान लो मैं एक शॉपकीपर हूं, मेरे पास एक कस्टमर आया, मेरी मान लो गिफ्ट शॉप है, उसको एक शो पीस पसंद आता है, 1000 रुपए उसकी कीमत है। वो बोलता है कि यार मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कितने में दे सकते हो मुझे? मैंने बोला कि यार 1000 रुपए का वैसे है, लेकिन चलो आप मुझे 900 रुपए में इस डील को फाइनल करते हैं। उसने बोला ठीक है। तो ये जो 100 रुपए का जो कम किया है ना मैंने अमाउंट, यानी मान लो एमआरपी 1000 की थी, मैंने फाइनली डील जो क्लोज करी वो 900 रुपए में करी, तो ये 100 रुपए को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, जो फाइनल इनवॉइस बनेगा ना वो 900 रुपए पे ही बनेगा, रिड्यूस्ड प्राइस पे या नेट प्राइस पे ही बनेगा, 100 रुपए डिडक्ट होने के बाद। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मतलब मैं यानी कि शॉपकीपर यानी कि सेलर जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा तो मैं 1000 रुपए पे नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 900 रुपए पे करूंगा। ठीक है, उसी तरीके से जो परचेजर है जिसको मैंने शोपीस बेचा है, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 900 रुपए की ही परचेज को रिकॉर्ड करेगा, ये 100 रुपए कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ओके। दूसरे टाइप का ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे टाइप का डिस्काउंट कौन सा है? कैश डिस्काउंट है। इसमें क्या होता है? मान लो ऊपर वाला जो ट्रांजैक्शन हमने जिसमें 900 रुपए का वो मैंने शोपीस बेचा था वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। मतलब कस्टमर ने बोला कि मैं 30 दिनों के बाद आपको ये 900 रुपए वापस करूंगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है 30 दिनों के बाद कर देना, लेकिन 5 दिनों के बाद मुझे लगता है कि यार और 25 दिनों तक कौन वेट करेगा। मैंने कस्टमर को कॉल किया कि अगर भाई तू मुझे आज पैसा दे देता है तो 900 की जगह तू मुझे 850 रुपए दे देना। मैंने 50 रुपए और कम कर दिए, तो ये जो 50 रुपए का अमाउंट हुआ उसको मैं कैश डिस्काउंट बोलता हूं। क्यों? और इसके की पॉइंट्स क्या क्या है? क्योंकि देखो, ये आफ्टर सेल अलाउ किया जाता है, सेल्स के टाइम पे बात नहीं होती है इसकी, सेल के बाद की बात होती है। ठीक है, और कैश डिस्काउंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये मैंने प्रॉम्प्ट या टाइमली पेमेंट या अर्ली पेमेंट लेने के लिए दिया है कस्टमर को। समझ में आती है? और ये रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली। क्यों? क्योंकि देखो, जब मैंने सेल्स करी 900 रुपए की, सेल्स के टाइम पे मैंने एक जर्नल एंट्री पास की होगी अपनी बुक्स में, वो क्या होगी? वो 900 रुपए से होगी, क्योंकि मैंने 900 रुपए का माल बेचा। 900 रुपए मतलब मैंने रिकॉर्ड कर लिए कि मुझे कस्टमर से 900 रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन मिले कितने एक्चुअली? 850 रुपए। डिफरेंस कितने का? 50 रुपए। डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हुए ही नहीं, 900 रुपए मिलने वाले थे, मिले 850 रुपए, दोनों को ब्रिज तो करना पड़ेगा ना। दोनों को मैच करने के लिए ही 50 रुपए कैश डिस्काउंट के रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं वो हम जर्नल एंट्रीज में समझेंगे। ठीक है, तीसरी चीज जो है वो डिस्काउंट नहीं है, वो रीबेट है। हालांकि रीबेट की जो अकाउंटिंग होती है, जो जर्नल एंट्री होती है ना, वो कैश डिस्काउंट की तरह ही की जाती है, लेकिन फर्क बस थोड़ा सा मतलब में है। कैश डिस्काउंट जल्दी पेमेंट देने के लिए दिया जाता है, रीबेट्स जो है ना वो कुछ स्पेशल कंडीशंस में पास ऑन की जाती है कस्टमर्स को। मान लो मैंने कुछ खराब माल भेज दिया,
या फिर मैंने ज्यादा माल भेज दिया, या फिर कोई भी ऐसी प्रमोशनल स्कीम मैंने चलाई जिसके अकॉर्डिंग मुझे अपने कस्टमर को कुछ बेनिफिट पास ऑन करना था, तो उस केस में मैं कस्टमर्स को रीबेट देता हूं। ठीक है, ये भी सेल्स के बाद या पेमेंट के भी बाद दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक रीजंस। ठीक है, एग्जांपल्स, उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में मुझसे माल खरीदा, इसलिए मैं उसको कुछ बेनिफिट पास ऑन करना चाहता हूं उसका, वो हो जाएगा मेरा रीबेट। प्रमोशनल स्कीम्स, ठीक है जी, प्रमोशनल स्कीम्स के तहत भी हम कई बार कुछ बेनिफिट्स पास ऑन करते हैं। मैंने ज्यादा माल भेज दिया या खराब माल भेजा, तो मैं उसको बोलता हूं कि भाई तुम ये डिस्काउंट रख लो अपने रीबेट, बेनिफिट रख लो अपने पास, जिसको हम रीबेट का नाम देते हैं। ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग इसकी कैश डिस्काउंट की तरह ही होती है। एक बार फटाफट देखते हैं अकाउंटिंग करते क्या है। देखो, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हमने सिंपल क्या समझा, चाहे मैंने अपने कस्टमर्स को दिया हो, देने का मतलब अलाउ किया हो, या फिर चाहे मुझे मिला हो माल को खरीदते टाइम, या तो मैंने, अलाउ का मतलब क्या होगा, जब मैंने माल बेचते टाइम कस्टमर्स को दिया हो। रिसीव्ड का मतलब क्या होगा, जब मुझे माल खरीदते टाइम मिला हो। दोनों ही केसेस में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नेट प्राइस पे ही अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, ओके। लेकिन कैश डिस्काउंट और रिबेट के केस में जब हम देते हैं, अलाउ करते हैं अपने कस्टमर्स को कोई भी डिस्काउंट, कोई भी कैश डिस्काउंट या फिर रिबेट, उस केस में हम क्या अकाउंट क्रिएट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट या फिर रीबेट अलाउड अकाउंट। ठीक है, अलाउ कर रहे हैं हम, इसलिए अलाउड वर्ड जोड़ दिया जाता है। ये बिजनेस का एक खर्चा है, एक्सपेंस है, इसको ई से डिनोट करते हैं। ई यानी वॉवल, वॉवल जब भी बिजनेस में बढ़े तो हमें उसको डेबिट करना होता है, सिंपल है। उसी तरीके से जब हमें कोई भी कैश डिस्काउंट या रिबेट मिले, तो हम क्या अकाउंट क्रिएट करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट या रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, जो कि बिजनेस का एक रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू एंड गेन्स की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाती है। और इसीलिए जब आर, आर फॉर रेवेन्यू, राइट, एंड आर इज अ कॉन्सोनेंट, जब ये बिजनेस में बढ़ता है तो अब हम इसे क्रेडिट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके ट्रांजैक्शंस पे चलते हैं। चलो जी, पहला ट्रांजैक्शन है 10th ऑफ अप्रैल को गुड्स परचेज हुए हैं जो 30,000 रुपए के थे, क्रेडिट पे हुए हैं फ्रॉम मेसर्स शर्मा एंड कंपनी 5% के डिस्काउंट पे, यानी 30,000 का माल 5% के डिस्काउंट पे हमने शर्मा एंड कंपनी से खरीदा। ठीक है, चलो वही स्टेप्स फॉलो करनी है, स्टेप्स सेम रहेंगी, जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट और लॉजिक और रूल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, फॉर्मेट भी सेम रहेगा। अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, सर हमने माल परचेज किया है तो परचेज अकाउंट तो इन्वॉल्व हो गई होगा। ठीक है, परचेज अकाउंट यहां पे लिख दिया। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, हमने क्रेडिट पे माल खरीदा है शर्मा एंड कंपनी से, तो यहां पे आ जाएगा मैसर शर्मा एंड कंपनी अकाउंट। तीसरा अकाउंट कौन सा खुलेगा, सर ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट खुलेगा, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट खुलेगा ना, बोलो भाई। नहीं खुलेगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ट्रांजैक्शन नेट अमाउंट पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए ये अकाउंट नहीं खुलेगा। क्लासिफाई करते हैं, परचेज बिजनेस का एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा। मैसर शर्मा एंड कंपनी को हमें पैसा देना है, आपने क्रेडिट पे माल खरीदा है जिसका पैसा आपको फ्यूचर में करना है, तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाएगी। आइडेंटिफाई द इंपैक्ट, एक्सपेंस बिजनेस में बढ़े हैं, आपने परचेज की है तो एक्सपेंस बिजनेस में बढ़े हैं तो इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है क्योंकि आपको पेमेंट फ्यूचर में करना है, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। रूल लगा लो, जब भी एक्सपेंस यानी कि ई वॉवल बिजनेस में बढ़ते हैं तो हमें डेबिट करना होता है, जब भी लाइबिलिटी यानी कि कॉन्सोनेंट बिजनेस में बढ़ते हैं तो हमें उनको क्रेडिट करना होता है। पता लग गया हमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब चलो इसकी जनरल एंट्री पोस्ट कर लेते हैं हम। ओके, डिस्काउंट एंड रिबेट्स का ये हमारा सेक्शन है। डेट थी हमारी 10th ऑफ अप्रैल 2026, ठीक है, 10th अप्रैल। डेबिट करना था हमें परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, ओके, कौन सा था, शर्मा एंड कंपनी। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं मैसर्स शर्मा एंड कंपनी अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, चलो जी ये हो गया। लेजर फोलियो में हम कुछ लिखते नहीं है, वो हमने डिस्कस किया था। अमाउंट, अब देखो यहां पे मैं क्या बनाता हूं, यहां पे मैं बनाता हूं जो कि आपको भी बनाने होते हैं एग्जाम्स में, वर्किंग नोट्स।
वर्किंग नोट्स में क्या होता है, एक कुछ कैलकुलेशंस आपको कई बार अपने अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए करनी होती है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें फर्स्ट एंट्री में अमाउंट को कितने से रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं लिस्ट प्राइस, टोटल प्राइस कितनी थी, प्री डिस्काउंट प्राइस कितनी थी गुड्स की, वो थी 30,000 रुपीज सर। ठीक है, इसमें से मैं लेस कर दूंगा डिस्काउंट, डिस्काउंट 5%। तो इस 30,000 का 5% हो जाएगा 1,500 रुपए। तो यहां पे मैं 1,500 रुपए इसमें से माइनस कर दूंगा। कितना अमाउंट बचा मेरे पास, 28,500 रुपए। तो ये जो एंट्री आएगी ना, ये बेसिकली ये इसको हम लिख सकते हैं परचेज अमाउंट। दिस इज माई परचेज अमाउंट। मैं इसी अमाउंट से एंट्री करूंगा, मुझे 30,000 रुपए से अब कोई मतलब नहीं है। तो मैं डेबिट में लिख दूंगा 28,500 रुपए का माल आया है मेरे पास, और 28,500 रुपए ही मुझे शर्मा एंड कंपनी को देने हैं। आई होप ये क्लियर होगा। चलो जी, अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। 11 अप्रैल को हमने मैसर शर्मा एंड कंपनी को फुल पेमेंट कर दिया, लेकिन फुल पेमेंट कितने का किया, 27,500। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड बताता हूं। देखो, दोनों पार्टीज के बीच में बात हुई होगी। जो सेलर था ना, उसने हमें कॉल किया, या मैसर शर्मा एंड कंपनी जो था, उसने हमें कॉल किया कि बॉस 28,500 आप मुझे बहुत बाद में देने वाले हो, मान लो 1 महीने बाद देने वाले हो, अगर आप अगले दिन ही मुझे पेमेंट कर देते हो तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट मैं आपको और देने को तैयार हूं, यानी कि आप मुझे 27,500 रुपए ही पेमेंट कर दो। ठीक है, अगर आप आज या कल में मेरे को पेमेंट करते हो तो हमने 11 तारीख को पेमेंट कर दिया, और फायदा हमें 1,000 रुपए का हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसका आइडेंटिफिकेशन करो कि हमें क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में। सर, पहली बात तो पेमेंट हुआ है, 27,000 रुपए हमारे बैंक से हमारे पास से कैश गया है, तो सबसे पहले कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसको पेमेंट हुआ है, शर्मा एंड कंपनी को पेमेंट हुआ है, तो शर्मा एंड कंपनी का अकाउंट जो पहले हमने क्रिएट किया था वो वाला यहां पे भी यूज हो जाएगा। तीसरा जो अकाउंट है वो है, हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है, मिलने के केस में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट खोला जाएगा, जो कि यहां पे हम ओपन कर लेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, चलो अब हम क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को कि कौन कौन से होंगे। देखो, कैश अकाउंट बिजनेस की एसेट है। ठीक है, शर्मा एंड कंपनी लाइबिलिटी था, क्योंकि वो क्रेडिटर था हमारा, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो बिजनेस के लिए एक रेवेन्यू का आइटम है, यानी ये रेवेन्यू एंड गेन्स की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा। इंपैक्ट देखते हैं हम। बिजनेस से कैश गया है क्योंकि हमने पेमेंट किया है, तो ये डिक्रीज हो गया। लाइबिलिटी भी कम हुई है, डिक्रीज हुई है, क्योंकि हमने पे ऑफ कर दिया मैसर शर्मा एंड कंपनी को। ठीक है, तो ये भी डिक्रीज हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू जो है हमारे बिजनेस में वो बढ़ी है, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज। ठीक है, अब रूल्स लगा दो। एसेट जब कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, लेकिन रेवेन्यू एंड गेन्स जब बिजनेस में बढ़ते हैं तो उसको किया जाता है क्रेडिट। ठीक है, ये इसका पार्ट है ना, आर का। रेवेन्यू जब भी बिजनेस में बढ़े तो उसको क्रेडिट करना होता है। तो हमें पता लग गया कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसकी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। यहां पे देखो, इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अमाउंट कैसे यूज करेंगे। यहां हुआ क्या था, परचेज अमाउंट था 28,500 का, हमने पेमेंट किया है, इसको मैं लिख सकता हूं कैश में पेमेंट हुआ है 27,500 का। ठीक है, तो हमारे पास जो 1,000 रुपए का अमाउंट बचता है वो बचता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है बॉस। तो अब मैं लिख दूंगा यहां पे तारीख 11 अप्रैल। हमने क्या क्या किया है, देखो डेबिट हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें करना है मैसर्स शर्मा एंड कंपनी के अकाउंट को हमें डेबिट करना है। ठीक है जी, ओके। और क्या क्या था, हमें कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश गया है तो हमें कैश के अकाउंट को क्रेडिट करना है, और डिस्काउंट के अकाउंट को भी हमें क्रेडिट करना है। तो हम यहां लिखेंगे टू कैश, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, शर्मा एंड कंपनी को पेमेंट कितने का गया है, देखो इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी बुक्स में शर्मा एंड कंपनी का बैलेंस कितना खड़ा था, 28,500 रुपए, राइट। तो और फुल सेटलमेंट हो चुका है, तो 28,500 को पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा।
ठीक है, तो 28,500 शर्मा एंड कंपनी के आगे लिखा जाएगा। कैश कितने का गया है? 27,500 का गया है सर, ठीक है, तो कैश के आगे आ जाएगा 27,500 रुपए, और बाकी का जो डिफरेंस बचता है दोनों साइड्स में वो आपकी रेवेन्यू है, आपका गेन है वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाती है। इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग अमाउंट पेड टू शर्मा एंड कंपनी, दैट्स इट, खत्म हमारा एक और ट्रांजैक्शन खत्म। चलो जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, 13 अप्रैल को क्या होता है? 13 अप्रैल को हमें शर्मा एंड कंपनी की तरफ से 1,000 रुपए की रिबेट भी मिल जाती है। मैंने क्या बोला था? डिस्काउंट रिसीव्ड और रिबेट रिसीव्ड, मतलब डिस्काउंट और रिबेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है। इसमें देखते हैं क्या क्या हो रहा है। हमें एक रिबेट मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि उसकी तरफ से माल हमारे पास डिले आया था, तो उसने बोला कि हमें खुश करने के लिए, हमें बेनिफिट पास ऑन करने के लिए उसने हमें 1,000 रुपए की रिबेट दे दी। ठीक है, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए सर? रिबेट एक तो, हाँ ठीक है, इसने बोला है कि हमारे पास बैंक में पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है जी, अब आप पूछेंगे सर शर्मा एंड कंपनी का क्यों नहीं लिखा? देखो यार, कैश ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शन जहां पे सेटलमेंट ऑन द स्पॉट हो जाता है, वहां पे पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि उससे हमारा अब कोई लेना देना नहीं है, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया है। रिबेट उसे पास ऑन करनी थी, हमें देनी थी, हमारे पास आ गई, ट्रांजैक्शन खत्म, शर्मा एंड कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या रिकॉर्ड करना है कि हमारे पास क्या आया है और क्यों आया है। बैंक में पैसा आया है और रिबेट मिली है इसलिए आया है, इसलिए शर्मा एंड कंपनी को रिकॉर्ड करने की यहां पे जरूरत नहीं है। चलो क्लासिफाई करो, बैंक बिजनेस का एसेट है तो एसेट आ जाएगा, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। रिबेट रिसीव्ड बिजनेस की रेवेन्यू है, तो ये रेवेन्यू एंड गेन्स की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो, बैंक में पैसा आया है यानी एसेट बढ़ गई बिजनेस में, तो इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से रिबेट मिली है तो बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ गई, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। रूल अप्लाई कर दो, एसेट बढ़ेगी तो हमें डेबिट करना है, रेवेन्यू एंड गेन्स बढ़ेंगे तो हमें उसको क्रेडिट करना है। फाइनली पता लग गया कितने किस किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है। अब हम इसकी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। हमारे पास बिजनेस में पैसा आया है, बैंक में पैसा आया है, वो भी 13 अप्रैल को, तो मैं यहां पे 13 अप्रैल की डेट लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसा आया है मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीबेट रिसीव्ड अकाउंट, बीइंग रीबेट रिसीव, दैट्स इट। ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है नरेशन में, बहुत छोटा सा एक हमें बस छोटी सी समरी देनी होती है। 1,000 रुपए से ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया, थर्ड ट्रांजेक्शन भी हमारा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन है? अब देखो हमारे पास अपोजिट साइड वाले ट्रांजैक्शन आएंगे। जैसे अभी तक हमें बेनिफिट मिल रहा था, डिस्काउंट रिबेट मिल रही थी, अब हम देंगे अपने कस्टमर्स को। तो 15 अप्रैल को हमने 20,000 रुपए का माल क्रेडिट पे मैसर्स राहुल ट्रेडर्स को बेचा और 10% डिस्काउंट दिया, यानी 20,000 रुपए का माल 10% डिस्काउंट पे दे दिया। ठीक है, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे सर? पहले तो हमने माल बेचा है, बेचा है मतलब सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, किसको बेचा है? राहुल ट्रेडर्स को बेचा है, तो राहुल ट्रेडर्स का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन यही है, क्या डिस्काउंट यहां पे इन्वॉल्व होगा? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, सेल्स के टाइम पे ही दिया गया है। 20,000 माइनस 10% का डिस्काउंट नेट अमाउंट पे ही हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लासिफाई करो अकाउंट्स को। सेल्स अकाउंट बिजनेस का रेवेन्यू है, तो वो रेवेन्यू एंड गेन्स में क्लासिफाई हो जाता है। राहुल ट्रेडर्स, आपने उधार में माल बेचा है, मतलब उससे पैसा आना है, यानी कि वो आपका डेटर है, डेटर होता है बिजनेस का एसेट, तो ये एसेट में क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द इंपैक्ट, सेल्स बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ी है, आर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, एसेट भी बिजनेस में बढ़ी है क्योंकि डेटर बिजनेस में बढ़े हैं जिनसे आपको पैसा मिलने वाला है, ये भी इंक्रीज हो गया। रूल लगा दो, रेवेन्यू यानी आर यानी कॉन्सोनेंट जब बिजनेस में बढ़े तो क्रेडिट करना है, एसेट यानी ए जब बिजनेस में बढ़े तो उसको आपको डेबिट करना होता है। तो पता लग गया, सेल्स को क्रेडिट करना है और एसेट यानी डेटर को, राहुल ट्रेडर्स अकाउंट को हमें डेबिट करना है। चलो जी,
अब हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट है हमारे पास 15 तारीख। 15 अप्रैल को क्या हुआ? 15 अप्रैल को हमने माल बेचा मैसर्स राहुल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना आएगा ये बताइए आप कैलकुलेट करके। बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा इसमें ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपने आप को फास्ट और एक्यूरेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं यहां पे दूसरा नंबर डालूंगा, मैं डालूंगा लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है हमारे पास 20,000 रुपए। इसमें से मैं लेस कर दूंगा डिस्काउंट 10%। ये हो जाएगा -2,000 रुपीज। तो हमारे पास अब जो अमाउंट बचता है जिस पे हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो कितना बचता है? 18,000 रुपीज। ये आ जाएगा मेरा सेल्स अमाउंट, ठीक है। मुझे राहुल ट्रेडर्स से फ्यूचर में 18,000 रुपए लेने हैं और 18,000 रुपए की मेरी यहाँ पे सेल्स हुई है। हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म। चलो जी आगे क्या बोलता है वो देखते हैं। 17 अप्रैल को, 15 अप्रैल को हमने माल बेचा, 17 अप्रैल को हमारे पास फुल पेमेंट आ गया राहुल एंड ट्रेडर्स से आफ्टर अलाउइंग 10% कैश डिस्काउंट। यानी 18,000 रुपए में हमने माल बेचा था, उसमें हमने पहले 10% का कैश डिस्काउंट दिया और बाकी का पैसा हमारे पास आ गया। हो सकता है पैसा बाद में मिलने वाला हो। हमने राहुल ट्रेडर्स को कॉल किया कि बॉस आप मेरे को 30 दिनों के बाद पैसा दोगे, अगर आप 2 दिनों के बाद ही मुझे पैसा दे देते हो तो मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट और दूंगा, ठीक है। पहले अकाउंटिंग देखते हैं इसकी क्या होने वाला है। अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं हमारे पास? पैसा आया है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। किससे आया है? राहुल ट्रेडर्स से आया है तो उसका अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। कैश डिस्काउंट हमने दिया है तो कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलाउड आ जाएगा इस बार क्योंकि हमने अलाउ किया है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। क्लासिफाई करो। कैश बिजनेस का एसेट है, एसेट में हो जाएगा। राहुल ट्रेडर्स जो था वो डेटर था बिजनेस का, जो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, तो ये भी बिजनेस का एसेट है। डेटर्स आर एसेट फॉर द बिजनेस, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड ये बिजनेस का एक खर्चा है, इसलिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमें इसका इंपैक्ट देखना है। कैश बिजनेस में आया है, एसेट बढ़ गई तो इंक्रीज। किससे आया है? राहुल ट्रेडर्स से आया है, तो पहले जो बैलेंस खड़ा था जिससे हमें पैसा लेना था उसने पे कर दिया, यानी डेटर्स का बैलेंस कम हो गया, तो यहां पे आ जाएगा डिक्रीज। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, खर्चा बिजनेस में बढ़ गया तो ये भी हो जाएगा इंक्रीज। फाइनली अब रूल अप्लाई कर दो। बिजनेस में एसेट बढ़े तो हमें डेबिट करना होता है, बिजनेस का एसेट कम हो तो हमें क्रेडिट करना होता है, और जब बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ता है तब हमको उसको डेबिट करना होता है। फाइनली पता लग गया, हमें डेबिट करना है कैश अकाउंट, हमें डेबिट करना है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और क्रेडिट करना है राहुल ट्रेडर्स के अकाउंट से, ठीक है। चलो अब इसकी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। डेट है 17 तारीख। मैं यहां पे लिखूंगा 17 अप्रैल। हमारे पास पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या डेबिट करना था? हमें करना था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी हमें डेबिट करना है। किससे पैसा आया है? राहुल ट्रेडर्स, राहुल ट्रेडर्स अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है। कितना कितना आया देखो। अब इसकी एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं। सेल्स अमाउंट था हमारा 18,000 रुपए, ठीक है, और हमने 10% का कैश डिस्काउंट और उसको अलाउ किया है, तो हम यहां पे लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। 10% है तो 1,800 रुपए हो जाएगा, यहां पे हमने माइनस कर दिया। 16,200 रुपए हमें फाइनल पेमेंट रिसीव होगा। सो अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। यानी कैश हमारे पास 16,200 का आया है, 1,800 रुपए का हमने कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया, और फाइनली जो टोटल बैलेंस है
राहुल ट्रेडर्स का 18,000 रुपए, हमने राहुल ट्रेडर्स को डेबिट 18,000 रुपए से किया था, क्रेडिट यहां पे 18,000 रुपए से कर दिया, यानी इन दोनों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। और मैं थोड़ा सा अगर वापस अपने पहले वाले एग्जांपल्स पे जाऊं, वहां पे भी यही हुआ था। हमने 28,500 रुपए से शर्मा एंड कंपनी को क्रेडिट किया था, और यहां पे हमने उसी सेम अमाउंट से इसको डेबिट कर दिया, दोनों का अकाउंट सेटल हो गया। एग्जाम्पल में हमें वही बोल रहा है कि फुल सेटलमेंट हो चुका है पार्टीज में। ठीक है, यहां से ये बात और क्लियर हो गई कि हमने जो डेबिट क्रेडिट किया है वो सही किया है। चलो जी, चलते हैं अब हम अपने फाइनल एग्जाम्पल ऑफ दिस सेक्शन पे, जिसमें हम 19 अप्रैल पे बोल रहे हैं कि हमने डैमेज्ड गुड्स सप्लाई किए थे राहुल एंड ट्रेडर्स को, जिसकी वजह से हमने 500 रुपए का कैश दिया एज रीबेट टू राहुल ट्रेडर्स। ठीक है, चलो जी, इसके अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेम स्टेप फॉलो करने हैं। अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं सर? हमने एक तो कैश दिया है, बिजनेस से कैश गया है, तो एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। दूसरा जो है वो है रीबेट अलाउड अकाउंट। देखो यहां पे भी हमने राहुल ट्रेडर्स का नाम नहीं लिखा, क्योंकि सेटलमेंट हो चुका है ट्रांजैक्शन का। 500 रुपए हमने देने थे, हमने दे दिए, बात खत्म। राहुल ट्रेडर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब क्लासिफाई करो, कैश बिजनेस की एसेट है, रीबेट अलाउड बिजनेस का एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा। इंपैक्ट 500 रुपए बिजनेस से गए हैं, यानी कि डिक्रीज हुआ है। रीबेट अलाउड बिजनेस का खर्चा बिजनेस में बढ़ गया, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। एसेट जब डिक्रीज होती है बिजनेस में तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब खर्चा बिजनेस में बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, यानी कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, रीबेट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। चलो जी, इसकी एंट्री पास कर लेते हैं 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल, रीबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 500 रुपए देने थे, 500 रुपए हमने यहां पे दे दिए। इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग रीबेट अलाउड। सेक्शन खत्म हमारा। इस तरीके से हमने यहां पे इस वाली सेक्शन में क्या समझा, ऐसे ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करनी समझी, या जर्नल एंट्री पोस्ट करनी, पास करनी सीखी है, जिसमें डिस्काउंट्स यानी कि कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट और रीबेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, जिसमें हम ऐसे ट्रांजैक्शंस समझने वाले हैं जिसमें बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पहले इनके बारे में एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डिटेल में आपको अगर देखना है, समझना है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर में आप उसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। यहां पे मैं आपको बताता हूं, देखो बैड डेट क्या होता है। सिंपल टर्म्स में अगर बात करूं, आपका ऐसा पैसा जो आपको किसी से मिलने वाला था वो डूब गया, यानी कि मान लो मैंने क्रेडिट पे माल बेचा, जो मुझे वो बंदा मुझे फ्यूचर में पैसे देने वाला था, लेकिन वो नहीं दे रहा है पैसे, तो वो मेरा बैड डेट बन जाएगा। यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे बुकिश लैंग्वेज में, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ डेटर, यानी जो डेटर से मिलने वाला अमाउंट था, बिकम्स इररिकवरेबल, यानी अब उससे रिकवर नहीं किया जा सकता, और ये बिजनेस का एक लॉस होता है। ऑब्वियसली यार, जो पैसा आपको मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, तो वो लॉस ही होगा बिजनेस का। इसके ना दो तरीके हो सकते हैं, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। कौन कौन से? मान लो मुझे 10,000 रुपए मिलने वाले थे, सारा का सारा पैसा डूब गया, तो वो हो जाएगा व्हेन द टोटल अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल। पूरा का पूरा पैसा मेरा डूब गया 10,000 रुपए, तो वो हो जाएगा फुल बैड डेट। मतलब फुल बैड डेट कोई वैसा कोई वर्ड नहीं है, मैं बता रहा हूं जब टोटल अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, मैंने जिसको उधारी में माल बेचा था 10,000 रुपए का, वो बोला कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, ये 6,000 रुपए हैं, ये पकड़ ले, 4,000 रुपए मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये हो जाएगा पार्शियल अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल। 6,000 रुपए मुझे मिल गए, 4,000 रुपए नहीं मिल पाएंगे, वो इररिकवरेबल हो गया, यानी कि वो बैड डेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट अमाउंट बैड डेट और पार्शियल अमाउंट बैड डेट, दोनों की ही जनरल एंट्रीज हम समझने वाले हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है सर? देखो,
ऐसा अमाउंट जो हम पहले एज बैड डेट रिकॉर्ड कर चुके हैं। मान लो फर्स्ट वाला सिनेरियो जिसमें पूरा का पूरा पैसा मेरा 10,000 रुपए डूब गए थे, वो बंदा मेरे को 2 महीने बाद आके बोलता है कि यार देख, मैं जानता हूं मैंने तेरे साथ गलत किया था, 10,000 रुपए मैंने तेरे खा लिए थे, आज भी मेरे पास 10,000 रुपए पूरे नहीं है, मेरे पास ये 2,000 रुपए हैं जो आए हैं मेरे पास कहीं से या मेरे पास अवेलेबल है, ये मैं तुझे देता हूं आज। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए बैड डेट, क्योंकि हमने एज बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था उसको पहले, उसका कुछ अमाउंट रिकवर हुआ है, उसको हम बोल देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम अ कस्टमर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ठीक है, सिंपल बात है। ये क्या है बिजनेस के लिए? देखो, हमने एज बैड डेट रिकॉर्ड जो पहले कर लिया था, यानी लॉस पहले रिकॉर्ड कर लिया था, अब वो लॉस कम हो रहा है, राइट, क्योंकि कुछ पैसा हमारे पास वापस आ गया। या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, जब बैड डेट हुआ था तब लॉस हुआ, जब बैड डेट रिकवर हो गया तो बिजनेस को गेन हो गया। तो हम इन जनरल बैड डेट्स रिकवर्ड को गेन मान के चलते हैं बिजनेस का, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। बैड डेट हुआ तो लॉस, बैड डेट्स रिकवर हो गए तो गेन, और उसी तरीके से यहां पे डेबिट क्रेडिट रूल्स अप्लाई होंगे। देख लेते हैं क्या होता है जब बैड डेट होता है बिजनेस में, तो हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, ये बिजनेस का एक लॉस है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी इस पे अप्लाई हो जाएगी, और इसीलिए इसको डेबिट कर दिया जाता है। जब भी बिजनेस में एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं, ई बढ़ता है, वॉवल बढ़ता है, तो उसको डेबिट करते हैं। जब हमारे पास कुछ बैड डेट जो पहले बैड डेट रिकॉर्ड हो गया था वो वापस आता है, यानी बैड डेट्स रिकवर्ड, तो हम बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट ओपन करते हैं। ये बिजनेस का एक गेन है, तो रेवेन्यू एंड गेन्स की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बिजनेस में बढ़े तो उसको क्रेडिट करना होता है, इसलिए हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधा स्ट्रेट हमारे एग्जाम्पल्स पे। 20 अप्रैल को राहुल राहुल ट्रेडर्स इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता, उसको इंसॉल्वेंट बोला जाता है। तो राहुल ट्रेडर्स जो है वो इंसॉल्वेंट बन गया, और 10,000 रुपए जो हमें उससे मिलने वाले थे वो पूरे के पूरे बैड डेट हो गए, यानी डूब गए। अब देखते हैं इसमें अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहला 10,000 रुपए का बैलेंस खड़ा था हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राहुल ट्रेडर्स के नाम का, क्योंकि उससे पैसे हमें मिलने वाले थे। तो सबसे पहले तो राहुल ट्रेडर्स का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व हुआ है वो हुआ है बैड डेट्स अकाउंट। समझ में आती है बात? यही हमने पढ़ा था कि जब भी बिजनेस में बैड डेट हो, बैड डेट अकाउंट यूज होगा। दूसरा, क्लासिफाई करो, राहुल ट्रेडर्स बिजनेस का डेटर था, क्योंकि उससे पैसा हमें मिलने वाला था, तो डेटर होते हैं बिजनेस की एसेट, ये हो जाएगा हमारे पास एसेट। बैड डेट जो है वो बिजनेस का नुकसान है, लॉस है, एक्सपेंसेस एंड लॉस की कैटेगरी में उसको क्लासिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस पे रूल अप्लाई कर देते हैं। एसेट जो है जब भी बिजनेस, अब हमें राहुल ट्रेडर्स के बैलेंस को खत्म करना है, क्योंकि जो भी पैसा उससे मिलने वाला था वो तो अब मिलेगा नहीं, तो उसके अकाउंट को हमें जीरो करना पड़ेगा, इसीलिए रिड्यूस करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जब भी बिजनेस में एसेट कम हो हम उसको डिक्रीज यहां पे लिख देंगे, और उसी तरीके से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं बिजनेस में तो यहां पे आ जाएगा इंक्रीज। रूल्स अप्लाई कर देते हैं। जब भी एसेट यानी कि ए वॉवल बिजनेस में कम होता है तो उसको करते हैं क्रेडिट, और बैड डेट यानी कि खर्चा बिजनेस में जब भी बढ़ता है तो हम उसको करते हैं डेबिट। पता लग गया कौन कौन से अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होंगे? डेबिट होगा बैड डेट अकाउंट, क्रेडिट होगा राहुल ट्रेडर्स का अकाउंट। चलो अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं अब हम। ओके, मुझे दूसरे सेक्शन पे जाना है, यहां से बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, डेट थी 20 अप्रैल, तो यहां पे मैं लिख दूंगा सबसे पहले साल को, जिससे कि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। 2026, 20th ऑफ अप्रैल, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मैसर्स राहुल ट्रेडर्स अकाउंट, बीइंग amount becomes bad debt। ठीक है, ओके, कितना अमाउंट था इसका? 10,000 रुपए।
बैड डेट खर्चा डेबिट कर दिया, जिससे मिलने वाला था वो हमारा डेटर था, डेटर के बैलेंस को खत्म करना है तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। इतना सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल और क्या ही हो सकता है। चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये केस है हमारा पार्शियल बैड डेट का, जिसमें जितना अमाउंट हमें मिलना था थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा सा बैड डेट हो गया। तो इसी वाले केस 21 अप्रैल को क्या हुआ, 6,000 रुपए जो हमें अमन एंड कंपनी से मिले हैं, वो क्यों मिले हैं, हमें टोटल 10,000 रुपए मिलने थे वैसे तो, लेकिन उसने बोला भाई मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपए ही है, 4,000 रुपए में और नहीं दे पाऊंगा, तो रिमेनिंग अमाउंट जो था वो बैड डेट बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे। पहला सर, एक तो अमन एंड कंपनी से पैसा मिला है तो उसका अकाउंट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। पैसा मिला है, कैश मिला है, तो कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और बाकी का जो अमाउंट है 4,000 रुपए, वो हो जाएगा हमारा बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, क्लासिफाई कर दो। अमन से पैसा मिला है यानी वो हमारा डेटर था, तभी उसने हमें पैसा दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा एसेट, डेटर्स आर एसेट। ठीक है। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तो बिजनेस का एसेट होता ही होता है। बैड डेट बिजनेस का लॉस है तो इसको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। थर्ड है हमारा आइडेंटिफाई करो इंपैक्ट। डेटर्स का बैलेंस खत्म करना है। अमन एंड कंपनी से 10,000 रुपए मिलने थे, 6,000 मिल गए, 4,000 नहीं मिलेंगे, अब उसके बैलेंस को जीरो पे लेके आना है, यानी डिक्रीज करना है। एसेट हमारे पास बढ़ गई क्योंकि कैश हमारे पास 6,000 रुपए आ गया, तो ये हो जाएगा इंक्रीज। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉसेस बिजनेस में 4,000 रुपए से बढ़ गए हैं क्योंकि बैड डेट हो गया, तो ये भी हो जाएगा इंक्रीज। अब रूल लगा दो, जब भी एसेट यानी ए यानी वॉवल्स बिजनेस में कम होते हैं तो हमें उनको करना होता है क्रेडिट, जब बढ़ते हैं तब हमें डेबिट करना होता है, जब एक्सपेंसेस बिजनेस में बढ़ते हैं तो उनको क्रेडिट डेबिट करना होता है। ठीक है, पता लग गया क्या करना है। क्रेडिट करना है मैसर्स अमन एंड कंपनी को, डेबिट करना है कैश अकाउंट को, डेबिट करना है बैड डेट्स अकाउंट को। अब इसकी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। अमाउंट है देखो 10, 6 और 4। सो दूसरा एंट्री है हमारे पास, तारीख थी इसकी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को क्या हुआ है, हमारे पास कैश आया है। ठीक है, कैश आया है। बैड डेट्स का लॉस हमें हुआ है तो यहां पे हम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। किससे आया है, मैसर्स अमन एंड कंपनी अकाउंट। 6,000 रुपए आए हैं तो कैश के आगे सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए लिखा जाएगा। 4,000 रुपए बैड डेट हो गए तो बैड डेट के आगे 4,000 रुपए लिखा जाएगा। 10,000 टोटल अमन एंड कंपनी से मिलने थे, उसका बैलेंस हमें जीरो करना है, तो वो हम कर देंगे यहां से 10,000 रुपए। बीइंग partial amount received and remaining, ये हो जाएगा became bad debts। कभी कभी ज्यादा भी लिखना पड़ जाता है यार। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं बैड डेट्स रिकवर्ड की। देखो 22 अप्रैल को क्या हुआ, हमारे पास 2,000 रुपए आ गए। राहुल ट्रेडर, जो हमारा पहले वाला एग्जांपल था जिसमें 10,000 पूरे के पूरे हमारे पास नहीं आए थे राहुल ट्रेडर से, उसके पास 2,000 रुपए आ गए। उसने बोला कि ये भाई 10,000 रुपए मुझे देने थे, बट मैं सिर्फ 2,000 रुपए ही दे पाऊंगा। लेकिन अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि हम राहुल ट्रेडर्स के अकाउंट को टच नहीं करेंगे, क्योंकि उससे 10,000 रुपए मिलने वाले थे। 10,000 रुपए हमने सारा का सारा बैड डेट की तरह रिकॉर्ड कर लिया, तो अब राहुल ट्रेडर्स के अकाउंट में जीरो अमाउंट बचा है, हमारे पास कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है राहुल ट्रेडर्स का हमारी बुक्स में। और अब नए ट्रांजैक्शन में हमारे पास 2,000 रुपए मिले हैं, वो भी बैड डेट्स रिकवर्ड के रूप में। तो हमारे पास 2,000 रुपए आए हैं, कैश अकाउंट हो जाएगा। क्यों आए हैं, बैड डेट्स रिकवर हुआ है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। बस राहुल ट्रेडर्स का अकाउंटिंग एंट्री में कोई भी इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई भी नाम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। पहला है कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश आया है, और दूसरा है बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि 2,000 रुपए हमारे पास आए क्यों हैं, बैड डेट्स जो हमने पहले रिकॉर्ड कर लिए थे वो रिकवर होके हमारे पास आए हैं।
ठीक है, क्लासिफाई करो, कैश बिजनेस की एसेट है तो ये एसेट बन जाएगी। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट बिजनेस का लॉस होता है ना, तो ये बिजनेस का गेन होता है, इसलिए इसको रेवेन्यू एंड गेन्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अब इन पे आइडेंटिफाई कर लो, कैश बिजनेस में आया है 2000 रुपए तो बिजनेस में बढ़ गया अमाउंट, कैश का बैलेंस बढ़ गया तो ये हो जाएगा इंक्रीज। उसी तरीके से बैड डेट जो है वो बिजनेस का गेन है, गेन बिजनेस में बढ़ गया तो यहां पे भी आ जाएगा इंक्रीज। रूल्स लगाएंगे, एसेट जब भी बिजनेस में बढ़े तो आपको उनको डेबिट करना होता है, रेवेन्यू एंड गेन्स जब भी बिजनेस में बढ़े तो आपको उनको क्रेडिट करना होता है। ठीक है, सिंपल एंट्री क्या बनी, डेबिट कर दो कैश अकाउंट, क्रेडिट कर दो बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट अकाउंट को। ठीक है, चलो इसकी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं हम। ये हुआ है सब कुछ 22 तारीख को, 22 ऑफ अप्रैल। कैश आया है हमारे पास तो कैश हो जाएगा डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। 2000 रुपए हमारे पास आ गए। अगेन मैं कह रहा हूं, राहुल ट्रेडर्स का अकाउंट अमाउंट का जो नेम है, अकाउंट है, वो रिकॉर्ड यहां पे नहीं किया जाएगा। बीइंग सिंपल यही लिख दो, बैड डेट्स रिकवर्ड, बस। ठीक है, और इसी के साथ हमारा बैड डेट वाला जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड सेक्शन है हमारा, देखो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट्स को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स खुद लिख के सॉल्व करेंगे ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हुए चले जाएंगे। सिर्फ वीडियो को देखने से या फिर एग्जांपल्स पढ़ने से काम नहीं बनता यार जनरल वाले चैप्टर में। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते जाओ। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जिसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि सेल्स के अलावा जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हो तो उन केसेस में हमें क्या करना होता है। देखो जनरली क्या होता है, हम माल बेचते हैं, माल बेचने पर क्या होता है, सेल्स होती है और माल भेज रहे हैं कस्टमर को, यानी कि हमारे बिजनेस से माल जो है वो बाहर जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब बिजनेस से माल बाहर जाता है, बिजनेस से माल कम होता है, लेकिन सेल्स की वजह से नहीं, कुछ और रीजंस की वजह से। वही हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है गुड्स लीविंग द बिजनेस और रिड्यूसिंग फ्रॉम द बिजनेस विदाउट सेल्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें ऐसा होता है। मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे छाते का बिजनेस है, ठीक है, अम्ब्रेला बनाता हूं मैंने देखा कि यार इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ गरीब लोगों में मैं अपने छाते डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं एज डोनेशन और चैरिटी। तो उस केस में क्या हुआ, सेल्स नहीं हुई मेरे बिजनेस में, लेकिन मेरा गुड्स जो था वो कम हो गया, मेरे बिजनेस से स्टॉक कम हो गया। सेल्स नहीं हुई लेकिन फिर भी स्टॉक कम हो गया, ये बिजनेस का एक खर्चा है, क्योंकि मैंने चैरिटी या डोनेशन में फ्री माल डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये बिजनेस का एक खर्चा होगा और इसकी वजह से मेरा माल कम हो रहा है बिजनेस में से। यही हमारा पहला केस है, गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन। गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एज चैरिटी और डोनेशन। इस केस में कोई रेवेन्यू नहीं कमाई गई है, स्टॉक डिक्रीज हो जाता है और चैरिटी डोनेशन जो है वो एक बिजनेस के खर्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लियर है, बहुत सिंपल है। दूसरा केस क्या हो सकता है, सिमिलर सा है। मान लो मेरा जो छाते का बिजनेस है ना वो नया नया है, मैं चाहता हूं इसका एडवर्टाइजमेंट करना। मैंने मॉल में एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया जिसमें मैं आने जाने वालों को अपना छाता फ्री में दे रहा हूं, ताकि उनको मेरे ब्रांड के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में पता चले, मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, अगेन सेल्स नहीं हुई, कोई रेवेन्यू अर्न नहीं हुई, मेरे बिजनेस से माल कम हो गया, बाहर चला गया बिना सेल्स के। ये खर्चा है बिजनेस का, इस खर्चे का नाम होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है ये। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल और फॉर एडवर्टीजमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट एज नो रेवेन्यू इज अर्न, रेवेन्यू कुछ भी नहीं आई है इसके अंदर, स्टॉक डिक्रीज हो गया। इस केस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारा बिजनेस का एक खर्चा बन जाएगा। ठीक है, तीसरा केस, तीसरे केस में क्या होता है, मान लो मेरे बिजनेस के बहुत सारे छाते मेरे गोडाउन में रखे थे, उसमें या तो चोरी हो गई या फिर आग लग गई या फिर
बाढ़ आने की वजह से मेरा सारा माल डूब गया, तो उस केस में भी सेल्स तो हुई नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन मेरे बिजनेस में से माल कम हो गया है। ये भी बिजनेस का एक लॉस है, क्योंकि सेल्स के बिना बिजनेस से माल बाहर गया है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एनी एक्सीडेंट, फायर हो सकता है, फ्लड हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, कुछ भी ऐसा रीजन जो एक एक्सीडेंट हो और जिसकी वजह से मेरे बिजनेस में से माल कम हुआ है। गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एन एक्सीडेंट और अनफोर्सीन इवेंट, एज नो रेवेन्यू इज अर्न्ड, स्टॉक डिक्रीजेस एंड लॉस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लास्ट चौथा रीजन कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है सर, जब मैं ओनर हूं बिजनेस का, मेरे भी तो फैमिली में छाते की जरूरत होती है यार, तो मैंने 10 छाते अपने बिजनेस में से निकाल लिए। उस केस में भी कोई रेवेन्यू नहीं हुई, कोई सेल्स तो हुई नहीं है, बस बिजनेस में से स्टॉक कम हो गया है। ड्रॉइंग हालांकि बिजनेस का एक खर्चा नहीं है, इसको हम कैपिटल में से एडजस्ट कर लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्री हम इसकी सभी ट्रांजैक्शन की समझने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक समरी में क्या करना होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वो देखते हैं। जब भी बिजनेस से गुड्स निकलते हैं, अगर सेल्स हो रहे हैं, अगर सेल्स के थ्रू निकल रहा है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन तो हम पढ़ चुके हैं ना, उसमें रेवेन्यू अर्न होती है और हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बिना सेल्स के जब गुड्स बाहर जाते हैं, जो 4 तरह के एग्जांपल्स अभी हमने देखे, उस केस में क्या करना होता है? उस केस में कोई रेवेन्यू अर्न नहीं होती, हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बट यार रटने से काम थोड़ी चलता है, मैं आपको बताता हूं परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया जाता है। जब भी बिजनेस में से गुड्स बिना सेल्स के बाहर जाते हैं, तो परचेज अकाउंट स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। आप ये समझो कि आप स्टॉक की अकाउंटिंग कर रहे हो। स्टॉक बिजनेस में कम हुआ, स्टॉक बिजनेस की एसेट है। जब एसेट बिजनेस में से कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम स्टॉक अकाउंट को नहीं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि परचेज अकाउंट ही स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल टर्म्स में जो मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है, जब भी गुड्स बिजनेस से कम हो या बिजनेस से बाहर जाए बिना सेल्स के, तो हमें स्टॉक कम करना है बिजनेस में से। स्टॉक बिजनेस का एसेट है, कम करने के लिए क्रेडिट करना है। क्रेडिट परचेज अकाउंट को करना है, क्योंकि परचेज अकाउंट ही स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? की टेक अवे क्या है? इफ गुड्स लीव द बिजनेस एंड रेवेन्यू इज अर्न्ड, मतलब सेल्स हो रही है, तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर विदाउट अर्निंग रेवेन्यू गुड्स बिजनेस से कम होते हैं या बाहर जाते हैं, तो हमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। परचेज स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टॉक बिजनेस का एसेट है। जब बिजनेस से एसेट कम होते हैं तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो, पहला एग्जाम्पल है हमारा, 2000 रुपए के गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट एज चैरिटी। ठीक है, तो अब मेरे को आप बताओ कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहली स्टेप हमारी वही है, सर हमने चैरिटी करी है, कुछ डोनेशन करा है, तो सबसे पहले एक तो चैरिटी का अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चैरिटी का अकाउंट खुल गया। दूसरा जो अकाउंट खुलेगा वो खुलेगा परचेज अकाउंट। देखो, परचेज अकाउंट खुल रहा है, बट यहां पे ये स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इनको क्लासिफाई करो। चैरिटी तो हमने पढ़ ही लिया कि ये बिजनेस का एक खर्चा है, क्योंकि आपने बिना कुछ कमाए अपना गुड्स किसी को फ्री में दे दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंस, अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा। लेकिन परचेज अकाउंट, देखो परचेज अकाउंट इन जनरल तो एक्सपेंस होता है। अगर आपके पास ये सवाल आता है कि परचेज अकाउंट को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, तो वो होगा एक्सपेंस वाली कैटेगरी। लेकिन यहां पे ये स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टॉक होता है बिजनेस की एसेट, इसलिए हम यहां पे इसको एसेट में लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फिर इसका इंपैक्ट आइडेंटिफाई करो। बिजनेस में खर्चा बढ़ा है क्योंकि आपने चैरिटी की है, तो यहां पे आ जाएगा इंक्रीज। स्टॉक बिजनेस में कम हुआ है, एसेट कम हुई है, इसलिए यहां पे आ जाएगा डिक्रीज। रूल लगा दो, जब भी बिजनेस में खर्चा बढ़े तो हमें उसको डेबिट करना होता है, जब भी बिजनेस में एसेट कम हो तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम चैरिटी अकाउंट को कर देंगे डेबिट और परचेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब इसकी हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। यहां पे मुझे फिर से नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है, विच इज गुड्स लीविंग द बिजनेस विदाउट सेल्स।
कौन सी तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है? ये 25 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं यहां पे लिख दूंगा 2026 25 ऑफ अप्रैल। क्या क्या हुआ है? हमने चैरिटी की है, चैरिटी अकाउंट को हमें डेबिट करना है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सिंपल सिंपल है। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। कितने का अकाउंट, कितने का गुड्स था? 2,000 रुपए का। तो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में 2,000 रुपए आ जाएंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। हो गई हमारी जनरल एंट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सिमिलर तरह की चीजें हैं जो हमने डिस्कस करी थी। यहां पे हमने 1,500 रुपए के गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एज फ्री सैंपल्स फॉर एडवर्टीजमेंट। तो अगेन अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? सर एडवर्टीजमेंट हुआ है बिजनेस का, मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैंने पहले का ही बता दिया कि डेबिट हो जाएगा, बहुत आगे चला गया मैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट खुलेगा बिजनेस में। दूसरा सेम है, परचेज अकाउंट जो स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। एडवर्टीजमेंट खर्चा है बिजनेस का, और स्टॉक जो है वो बिजनेस का एसेट है। आइडेंटिफाई करना है, खर्चा बिजनेस में बढ़ा है तो इंक्रीज हो गया, स्टॉक बिजनेस में से कम हुआ है तो ये हो जाएगा डिक्रीज। डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ता है तो डेबिट हो जाएगा, स्टॉक एसेट जब बिजनेस में कम होती है तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट कर दो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट को, क्रेडिट कर दो परचेज अकाउंट को। ठीक है, चलो इसकी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं अब हम। ये हुआ है 26 अप्रैल को, तो मैं लिखता हूं यहां पे तारीख दिनांक 26 अप्रैल। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बीइंग गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कितने के गुड्स थे? 1,500 रुपए के गुड्स थे, तो मैं यहाँ पे 1,500 रुपए दोनों साइड लिख दूंगा। हमारा डेबिट क्रेडिट भी बराबर हो गया और जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने तीसरे ट्रांजेक्शन पे। इसमें क्या करा है? 5,000 रुपए का माल हमारा खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू अ फायर एक्सीडेंट। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? सर आग लगी है, लॉस हुआ है आग से, तो एक अकाउंट खुल जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट। और दूसरा अकाउंट तो सेम ही है हमारा, परचेज अकाउंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉक को। ठीक है, क्लासिफाई करो। लॉस बाय फायर बिजनेस का लॉस है तो ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा। और परचेज अकाउंट जो स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉक बिजनेस का एसेट होता है तो ये एसेट बन जाएगा। ठीक है, इंपैक्ट को आइडेंटिफाई करो। एक्सपेंस बढ़ा है बिजनेस में तो यहां पे इंक्रीज, स्टॉक जो है कम हुआ है, एसेट कम हुई है तो यहां पे आ जाएगा डिक्रीज। अब इसका रूल लगा दो, एक्सपेंस बिजनेस में बढ़े तो हमें डेबिट करना होता है, जब भी स्टॉक यानी एसेट बिजनेस में कम हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट। ठीक है, एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। अमाउंट है इसका 5,000 रुपीज एंड डेट थी 28 अप्रैल। 28 ऑफ अप्रैल को क्या हुआ? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितना? 5,000 रुपए का नुकसान हो गया यार, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंट्री हो गई हमारी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहां पे क्या हुआ है? ओनर ने 3,000 रुपए के गुड्स विड्रॉ ले लिए बिजनेस में से, जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? पहला है ड्रॉइंग्स अकाउंट जो कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये हमने पढ़ा था, जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है, इन्वेस्ट करता है, उससे कैपिटल बढ़ जाती है। जब ओनर बिजनेस में से कोई एसेट वापस निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्रॉइंग्स कहलाते हैं, और ड्रॉइंग्स बिजनेस की कैपिटल को कम करते हैं। ठीक है, इसीलिए ड्रॉइंग्स को कैपिटल के साथ ही एडजस्ट किया जाता है। तो यहां पे एक तो अकाउंट इन्वॉल्व हो गया ड्रॉइंग्स अकाउंट, दूसरा हो गया
परचेज अकाउंट इन्वॉल्व, जो सिंपल हमारा स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अब क्लासिफाई करो। देखो ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल की कैटेगरी में, यानी ये जो सी है ना, उसमें क्लासिफाई होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ड्राइंग्स का सारा अमाउंट कैपिटल से कम कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है, तो ये कैपिटल हो गया। इसका रीजन मैंने यहां पे लिख दिया है, ड्राइंग्स reduce the owner's capital, the capital of the owner, therefore drawings are treated under capital category। इस तरह के नोट्स आपको याद रखने में हेल्प करते हैं, समझने में हेल्प करते हैं एक्चुअली, कि हमने यहाँ पे ड्राइंग्स को कैपिटल में क्यों क्लासिफाई किया है। परचेज अकाउंट हमारा एसेट है क्योंकि वो स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल जो है वो बिजनेस की कम हो रही है, क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने ड्राइंग्स कर लिया, विड्रॉ कर लिया अपनी कैपिटल, तो वो डिक्रीज हो गई। एसेट भी बिजनेस में से डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट रूल लगा दो। जब भी सी यानी कैपिटल कॉन्सोनेंट जब भी इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो हम क्रेडिट करते हैं, तो डिक्रीज होने के केस में हमें उसको डेबिट करना होगा। एसेट भी जब बिजनेस में बढ़ती है तब हम डेबिट करते हैं, तो डिक्रीज होने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो पता लग गया, हमें डेबिट करना है ड्रॉइंग्स अकाउंट को और क्रेडिट करना है परचेज अकाउंट को, ठीक है। इसकी एंट्री हम पोस्ट कर लेते हैं। तारीख थी 27 अप्रैल थी और 3,000 रुपए का ट्रांजेक्शन था। अरे यार यहाँ पे डेट उल्टी हो गई, बट ठीक है, फिलहाल हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो चल जाएगा। 27 अप्रैल, ये आ जाएगा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स विदड्रॉन, यानी ओनर ने निकाल लिए, अमाउंट है 3,000 रुपए, ठीक है। एंट्री हो गई हमारी। सिंपल सिंपल से ट्रांजैक्शन है, आप तो इतना होशियार है, फटाफट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्राइंग्स, आज का लास्ट टॉपिक। बहुत सिंपल है, समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। देखो ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स हमने समझ लिया जब उसने गुड्स निकाले, लेकिन ड्राइंग्स और कैसे कैसे तरीके के हो सकते हैं। ड्राइंग सिंपल हर एक वो चीज होती है, कोई भी एसेट जब ओनर बिजनेस में से निकाल लेता है फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है। वो गुड्स भी हो सकते हैं जो भी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया, वो कैश भी हो सकता है, या वो कोई भी एसेट हो सकती है बिजनेस की। जब ओनर बिजनेस में से इन चीजों को निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है, ठीक है। ड्राइंग्स में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, पैसा निकाल लिया, गुड्स जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, या फिर कोई भी ऐसी एसेट जो बिजनेस से रिलेट करती है, बिजनेस की है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली ओनर ने, ठीक है। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द ओनर्स कैपिटल, देयरफॉर ड्राइंग्स आर ट्रीटेड अंडर कैपिटल कैटेगरी। ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ लिया, ठीक है। इसके ट्रांजैक्शंस पे चलते हैं सीधे सीधे, सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस को देखने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रोप्राइटर यानी ओनर, उसने विड्रॉ कर लिए 10,000 रुपए का कैश फॉर पर्सनल यूज 29 अप्रैल को, ठीक है। सर अब अकाउंट बताओ मुझे, आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो, अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं। सर एक तो कैश गया है बिजनेस में, क्योंकि ओनर ने कैश निकाल लिया, तो कैश अकाउंट तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, और दूसरा ड्रॉइंग्स अकाउंट है, वो हमने अभी देखा ही था। वहां पे गुड्स निकाले थे, लेकिन था तो वो ड्रॉइंग ही, यहां पे पैसा निकाला है तो वो ड्रॉइंग ही। और इसको हम कैपिटल में क्यों क्लासिफाई करते हैं? क्योंकि ये ओनर की कैपिटल में एडजस्ट होता है, कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम कैपिटल की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। कैश तो है बिजनेस की एसेट, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो रही है, इसलिए यहां पे आ जाएगा डिक्रीज, और पैसा गया है बिजनेस में से तो यहां पे भी आ जाएगा डिक्रीज, ठीक है। डेबिट क्रेडिट रूल्स लगा लेते हैं। कैपिटल जब भी डिक्रीज होती है बिजनेस में से तो हमें उसको डेबिट करना होता है, और जब एसेट बिजनेस में से डिक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। तो पता लग गया, हमें डेबिट ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। एंट्री पोस्ट कर लेते हैं, चलो इसकी। मैं फिर से दूसरे सेक्शन पे जाता हूं जो हमारा ड्राइंग्स का सेक्शन है। यहां पे डेट, ईयर है हमारा 2026, डेट है 29 ऑफ अप्रैल। ड्राइंग्स अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, और गया क्या है बिजनेस में से? कैश गया है, तो कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। अमाउंट था 10,000 रुपए। बीइंग कैश
विड्रॉन। डन, चलो इतना ही था बस। दूसरा एग्जांपल है हमारा, वो है 30 अप्रैल को प्रोपराइटर ने बिजनेस में से एक फर्नीचर का कोई सामान अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया। ठीक है, उसको एक अलमारी पसंद आ गई बिजनेस की, वो बोला यार ये मेरे घर में ज्यादा अच्छी लगेगी, मैं ले रहा हूं इसको अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए। अब देखो, है तो ये भी ड्राइंग ना, कोई भी एसेट जब ओनर बिजनेस से निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्राइंग कहते हैं। चाहे वो कैश है, चाहे वो बिजनेस का गुड्स है, चाहे वो बिजनेस की कोई भी ऐसी एसेट जैसे फर्नीचर, मशीनरी, गाड़ी, कुछ भी हो सकता है, वो जब यूज अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है बिजनेस में से, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो इसमें ड्राइंग्स तो इन्वॉल्व हो ही रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल को। फर्नीचर निकाल रहा है इसलिए फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरा है क्लासिफाई करो, कैपिटल में क्लासिफाई होते हैं ड्राइंग्स अकाउंट, तो ये हो जाएगा कैपिटल। फर्नीचर बिजनेस का एसेट है, तो ये हो जाएगा एसेट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ड्राइंग्स अगेन ये सेम चीज मैंने लिखी हुई है, और ये सेम चीज है कि ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, इसलिए इसको कैपिटल में क्लासिफाई किया जाता है। इंपैक्ट को आइडेंटिफाई करो, बिजनेस में से कैपिटल कम हो रही है तो ये हो जाएगा डिक्रीज, बिजनेस में से फर्नीचर कम हो रहा है तो ये हो जाएगा डिक्रीज। इसका रूल लगा दो, कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, एसेट कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट कर देंगे हम ड्राइंग्स अकाउंट को, क्रेडिट कर देंगे हम फर्नीचर अकाउंट को। एंट्री पास कर लेते हैं इसकी। तारीख है इसकी 30 तारीख, 30 अप्रैल, महीना खत्म हो चुका है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर गया है बिजनेस में से। ठीक है, अमाउंट था इसका 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का फर्नीचर ओनर ने निकाल के अपने घर पे ले गया। नरेशन उसी तरह की आएगी, बीइंग फर्नीचर विड्रॉन। ठीक है, एंट्री खत्म और सेक्शन भी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ डिफरेंट और स्पेशल टाइप के ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज को समझने वाले हैं। पर मेरी दरखास्त है आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा जर्नल एंट्रीज खुद लिख के सॉल्व करो। चीज अगर महारत हासिल करनी है, अगर एक्सपर्ट बनना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया है, press the like button, share it with your friends, subscribe the channel for latest update. Bye bye.